हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों को लेकर आ चुके हैं मैथ का पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि आज हमारा यानी 27 फरवरी को मैथ का पेपर हो चुका है। तो कितने बच्चे सही करके आए हैं पहले तो मुझे आप सभी बताओ। जो बच्चे 50 प्लस मार्क्स का करके आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और जो 60 प्लस मार्क्स का करके आए हैं वो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि अब की बार मैथ में कितने बच्चे टॉप करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कराता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो आज की वीडियो का हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। तो बच्चों जैसा कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, और इसमें सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। और ध्यान दीजिए, इसमें एक पार्ट आपको इंग्लिश का दे रखा है और एक हिंदी में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन अगर हिंदी में है तो दूसरा इंग्लिश में मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ लें, और जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में समझ लें। पहले क्वेश्चन बच्चा आपसे पूछा गया है सेक्शन ए खंड में। तो इसमें बोला है कि परमेय संख्या होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं √2, √3, √9, √7। तो आप सभी जानते हैं जिसका पूर्णतः वर्गमूल आ जाए, जिनका पूर्णतः वर्गमूल आ जाए वो आपकी परमेय संख्या होती है। तो देखो 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, और हमारी जो संख्या है वो 2, 3, 7 ऐसी संख्या है जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका सी ऑप्शन, यानी पहले का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 9th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, y बराबर ax² प्लस bx प्लस के c। बच्चों ध्यान देना, ये आपका एक फंक्शन होता है। हालांकि ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर एक आध क्वेश्चन इजी डाल देता है तो एक आध तो क्वेश्चन वो हार्ड डालेगा ही, आप सभी जानते हैं। तो बच्चों ये जो आपका समीकरण होगा वो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, जो कि एक परवलयकार होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? कि दूसरे का सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बात समझ में आई? कैसा होगा इसका वक्र? परवलयकार। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि ये x बट्टे a बराबर y/b, अगर ये इस समीकरण का ax प्लस by बराबर a² प्लस b² का में यानी इतने में y का मान बताना है। जब इसका ये मतलब ये दे रखा है तो इसमें से y का मान बताना है। तो आपको क्या करना है कि x का मान निकाल लो, इसमें पुट कर दो, y का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो ऐसे करेंगे यहाँ से कि a की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा a/b/y। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, किसकी जगह? x की जगह। तो ये हो जाएगा a/b/y, और प्लस के by आपके पास है ही है, और ये हो जाएगा a² प्लस b²। अब देखो बच्चों यहाँ से y कॉमन है, जो कि ये बचेगा a²/b प्लस b, और बराबर a² प्लस के b²। अब बच्चों इसका आप एलसीएम ले सकते हो, जो कि ये b और ये a² प्लस b² हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक रखकर। अब ये हो जाएगा a² प्लस b²। हालांकि थोड़ा आपके लेवल का नहीं है, हम समझ सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें कोई अंक नहीं दे रखा है, कैलकुलस केवल चर राशि में है। तो पर है आसान। तो ये ऊपर a² प्लस b² है, इस गुणांक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये तीसरे नंबर यानी ये पहुंच जाएगी सबसे ऊपर, और ये आ जाएगी नीचे। आप सभी जानते हैं इतना। अब ये इस वाले कोष्टक से कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? b। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जल्दी बताओ। तीसरे का सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ध्यान रखना बच्चों, आपको जो सॉल्यूशन कराया जा रहा है एकदम राइट कराया जा रहा है, और ध्यान रखना इन्हीं को आपको गिनना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपका कितना स्कोर हो रहा है। अब चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, 100% मैं आपको बता रहा हूं 50% बच्चे इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि आपको
उस लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया जो आप हो इस टाइम पर। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, हालांकि आपके साथ अन्याय तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं है, 50% ही हुआ है, ये समझ लो। तो देखो, ये समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के a बराबर 0। तो बेटा इसके कह रहा है इसका वास्तविक कोई मूल नहीं है। तो ध्यान रखना, वास्तविक का कोई मूल नहीं होता है, तो इसका मतलब वो काल्पनिक है, और काल्पनिक के लिए d नेगेटिव होता है। जब d नेगेटिव है तो इसमें मान रख देंगे हम, जो कि d होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और ये है आपका लेस देन 0। b का मान माइनस का 4 का वर्ग करेंगे, समझ लेना बच्चों। और जो बच्चे अभी 9th में हैं वो भी समझ लेना, क्योंकि अगली बार आपको भी पेपर देना है, इसी कंडीशन से होकर गुजरना है आपको भी। तो यानी -4 का वर्ग माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना 1 है, और सी का मान कितना है a है, बराबर 0। तो ये 16 है, और ये 4a बराबर नहीं है, ये लेस देन, और ये लेस देन 0। 16 को पक्षांतर करेंगे। बेटा यहाँ पर गलती करी आप सभी ने, यहाँ पर क्या कर दी कि माइनस से माइनस खत्म कर दिया है, और 4 को लेके भाग में, तो a लेस देन 4 ऑप्शन लगा दिया। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये इनक्वालिटी का रूल होता है, असमिकाओं का ये रूल होता है कि अगर हम माइनस से भाग लगावें तो इसका जो मुंह है वो चेंज हो जाता है, और ये हो जाते हैं प्लस। अब 4 को लेके जाएंगे भाग में, तो ये हो जाता है 4 चौक 16, a ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ना कि a लेस देन 4 होगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? इसमें आप डी ऑप्शन करके आए होंगे, जो कि गलत होगा। अब यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब बेटा आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि √2, यहां कर लेते हैं √2 कॉमा √2, 2√2 और 3√2। इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद आप जानते हो कितना होता है बेटा कि a प्लस के 9d, और a का मान आपको पता है, प्रथम पद होता है √2, और 9 गुणा d का मान कितना है, d का मान होगा इस वाले पद में से इसको घटाएंगे, 2√2 में से 1√2 गया तो 1 ही √2 बचा। तो इसका मतलब ये 1√2 और ये 9√2, यानी कितना हो गया, ये हो गया 10√2। लेकिन इसमें भी आप गलत कर आए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन गलत कर आए। पता क्यों? आपके साथ इतना अन्याय हुआ है, बहुत ज्यादा। क्यों हुआ है पता है मैं आपको? हमेशा सभी एग्जामों में ध्यान रखना, अंदर से बाहर को चीज लाई जाती है सरल करने के लिए, लेकिन इसने क्या किया है कि सरल को कठिन किया है, यानी जो बाहर है ना उसको अंदर किया है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 को बताओ रूट के अंदर कैसे पहुंचाएंगे, कि रूट के अंदर होता 10 तो 100 होता, क्योंकि 100 का वर्गमूल 2 होता, और 2 हमारे पास सही है, जो कि कितना हो जाएगा 200 अंडर रूट में। अब बताइए कैसे झेल पाएंगे आप? अब तो भैया झेलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका हो चुका, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, आपके जो ऑब्जेक्टिव आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कि शायद आपके लेवल के हिसाब से नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चों कि रूट के अंदर चीजें होती हैं तो उसको बाहर लाया जाता है, लेकिन इसने तो क्या किया भैया, बाहर से अंदर को लेके गया है। तो बच्चे कैसे दिमाग चला पाएंगे इसको? ध्यान रखना बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कि सी ऑप्शन √200, यानी 5 में का सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना, थोड़ी लाइट भी हमारी गड़बड़ कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 6 पर। और बहुविकल्पी में बताना बच्चों आपको कि 20 में से आपके कितने सही हैं। ध्यान रखना, आपको सभी कमेंट करना है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जिससे कि सभी बच्चों का स्कोर मुझे पता चल जाए। ध्यान रखना। अब ये छठा प्रश्न है, छठा भी बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल लेना, डायरेक्ट गुणा करनी होती है, जिससे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने अभी ये सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, तो इसमें सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन सा है कि 12.95। ध्यान रखना, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि इसको तो आप स्वयं हल कर सकते हो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा। अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है त्रिभुज ABC
और त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज में बना लेता हूं तभी ये समझ में आएगा। ये त्रिभुज एक तो हमारे पास है ABC और एक त्रिभुज है DEF। इसमें AB बराबर DA के दे रखा है, यानी ये AB और इसकी संगत कौन है, DE, गेरी, यानी AB बट्टे DE बराबर, उसके बाद BC बट्टे FD, BC की संगत ये वाली होगी, यानी BC बट्टे FD। दो संगत भुजाओं का रेशियो दे रखा है, तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा कोण बराबर होगा जिससे कि हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं। तो आप सभी जानते हैं अगर ये कोण ये वाला कोण कॉमन है और इन दोनों भुजाओं में कौन सा कोण कॉमन है, ये वाला कोण कॉमन है, क्योंकि देखो इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है ये कोण, और जो इसमें दोनों भुजाएं हैं जो इसकी संगत, उनमें देखो कि कौन सा कोण होगा इसके, तो यानी ये कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कोण B कोण D के, तो D ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, D ऑप्शन। समझ में आई बच्चों, क्लियर, क्योंकि इनके दोनों भुजाओं के जो दो भुजाएं बराबर थी ना, उनके मध्य कोण देखना होता है आपको। चलो भैया अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। यहां तक बताओ कितने लोगों का सही है और कितने गलत किए हैं, जल्दी फटाफट बताइए मुझे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें बिंदु दे रखे हैं। बिंदु कितने दे रखे हैं बेटा, कि बिंदु है शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के 0,4 और 0,0 और 3,0। अब ध्यान रखना बच्चों, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, AB निकालेंगे, क्योंकि ये A दे देता हूँ, ये B देता हूँ, C, तो फिर उसका BC निकालेंगे, उसके बाद CA निकालेंगे। अरे बेटा इतना टाइम कहाँ है, ये देखो ये केंद्र 0,0 दे रखा है, तो क्वाड्रेंट बनाओ और आंसर पाओ। कैसे कि भैया ये तो 0,0 एक बिंदु, दूसरा बिंदु है 0,4, यानी कि बाई अक्ष पर है, यानी कि 4 इकाई दूरी पर है इसका मतलब, ठीक है। अब ये 3,0, इसका मतलब ये x अक्ष पर है 3,0। तो बेटा इससे देखो ये कौन सा त्रिभुज बनना है, देखो ये तो 4 इकाई है, ये 3 इकाई है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 5 है, तो यानी हमें पता चल चुका है ये समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये परिमाप पूछा, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, 12 ऑप्शन एकदम आपका इस क्वेश्चन का C सही है, C एकदम राइट। अब चलते हैं बच्चों इसके 9वें प्रश्न पर। तो इसने बोला है 3 tan A बराबर 4 है, तो आपको sec A का मान बताना है। ये तो भैया एक्सरसाइज में से दे दिया, पहली एक्सरसाइज में से 4/3। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है tan जो होता है लंब बट्टे आधार होता है, कर्ण हम निकालेंगे 5 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, जिससे कि sec का मान पूछा, और sec होता है हमारे पास कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार यानी 5/3। 5/3 कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, D ऑप्शन, 9 का D ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 10 पर। ओहो प्रश्न नंबर बहुत ही अच्छा है 10वां। तो 10वां प्रश्न है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान अगर 5 दिया है, तो आपको ये बताना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉट स्क्वायर अल्फा का मान आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसके दोनों ओर वर्क कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का इनका दुगुना, तो दुगुना का यानी 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 5 का वर्ग 25। कॉट tan का उल्टा होता है, कट जाता है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस 2। तो आप समझ गए भैया, समझ गए कौन सा आ गया, जल्दी बताओ। 25 में से 2 गए तो 23, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 10 में का C। बताइए बच्चों, हैं अच्छे सवाल, बहुत आसान, थोड़े से
जिन बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत करी हो टीचरों के साथ तो समझ लो वो सभी ऑब्जेक्टिव पक्का सही करके आए होंगे। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत से बच्चे इसको करके नहीं आए होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। अब क्यों है भरोसा? क्योंकि मैं इसको सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, अभी आप खुद ही देख लिए, क्योंकि आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा। अब ये क्या है, अभी 1 मिनट का वेट करो, इसे साफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है। तो बच्चों आपने मेहनत करी हो तो भगवान करे आपका रिजल्ट सबका अच्छा आए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो बेटा 12 में कह रहा है कि साइन थीटा, देखो इसका सॉल्यूशन कितना अजीब गरीब है, तुम बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे इसे, पक्का बता रहा हूँ मैं। जिसने मेहनत करी है उसी ने किया होगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो भैया तुक्का भी एक चीज़ है, तुक्का में सही हो गया हो तो ठीक है। हाँ ये स्केयर नहीं है बेटा, 4 है, ठीक है। अब यानी कॉस थीटा को पक्षांतर करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। अब देखो कॉस को साइन ही बनाओ, कॉस को साइन बनाओ, तो ये हो जाएगा साइन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया। अब साइन से साइन खत्म, तो थीटा बराबर आ गया π/2 माइनस थीटा। थीटा को 75 करेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का थीटा प्लस का थीटा हो जाता है। 2 थीटा बराबर π/2, 2 गुणांक में है, किस में जाएगा? भाग में, तो थीटा आ गया हमारे पास π/4। अब π/4 कितना होता है? 45, ध्यान रखना। इसमें रख दो, इसमें रख दो, मान अब क्या जाएगा, तो cos थीटा cos π/4 का होल वर्ग। तो साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1/√2 का वर्ग। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का वर्ग। सॉरी वर्ग नहीं है, इस पर 4 चढ़ानी है आपको, होल 4 है। तो 1 का घात 4 1 ही होता है, और √2 का हो जाता है बच्चों 4, ध्यान रखना। 1 का 1 ही रहेगा और √2 की घात 4, यानी ये भी 4 हो जाएगा। इतना तो आप पे कैलकुलस आती होगी। जब हर सेम हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, और ये कट जाता है 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2 सही। देखिए 1/2 सही, बी ऑप्शन सही, 12 में का बी। अरे 11 में का हमने लगाया नहीं क्या? हाँ सॉरी 11 में का ही भी है। अरे हाँ हमसे भैया 11 में क्वेश्चन छूट गया है। अभी 11 में क्वेश्चन अभी आपको समझाता हूँ। 12 में कर लिया है तो 12 में ही सही। तो 12 में का कौन सा आ गया बच्चों? तो यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ। 12 में का आ गया आपका बी ऑप्शन। अभी मैं 11 में और बता रहा हूँ भी आपको, समझना बेटा। 11 में भी आपको बता रहा हूँ। इसमें दे रखा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। देखो बच्चों इसको सॉल्व क्या कैसे करना है आपको जल्दी, इसमें जो आपको दे रखा है ना इसी को पुट कर दो, ऑप्शन को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 रखेंगे तो ये 0 पर बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर हम π/4 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होगा, हाँ, पर अगर 90 रखे π/2 तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 कोसेक 90 का मान जो है सेम होता है, एक ही एक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 11 में का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों? जल्दी बताओ 12 प्रश्न में थे आपके अभी तक कितने सही हैं? झूठ नहीं बोलना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे जल्दी। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न कह रहा है, ओहो बहुत बढ़िया, ये नहीं होने देगी लाइट अभी हमें लग रहा है। तो 13वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है, तो केंद्र से इस बाह्य बिंदु की दूरी, सॉरी ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, हाँ ये कह रहा है एक स्पर्श बिंदु है बाह्य बिंदु से वृत्त पर, और उस केंद्र से उस बाह्य बिंदु की दूरी तो 25 दे रखी है, और जो स्पर्श रेखा है उसकी 24 दे रखी है। तो ये आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में ये 90 अंश का कोण बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, जिससे कि 25 का वर्ग 625 हो जाता है, और हमें कर्ण में से ये लंब घटा देंगे तो आधार मिल जाएगा, और 24 का वर्ग होता है 576, तो ये बचता है 49। तो आधार हमारे पास कितना बच गया? 49। वर्गमूल लेंगे तो आधार हमारे पास आ जाएगा 7। तो कितनी आएगी त्रिज्या इसकी?
7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 13 में का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 में का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 14 पर। तो ये प्रश्न नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा सवाल है। लगभग आपको टेस्ट जब कराए गए थे हमारे चैनल पर, तो लगभग ये सभी प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि कल का जो पेपर बताया था उसी में से आया हो, लेकिन आपके जो टेस्ट लिए गए थे उसमें से सभी प्रश्न आए हुए हैं। आप अपने टेस्ट को देख के देखना, क्योंकि आपके जब टेस्ट होते हैं तो उन क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देते हैं आप। ठीक है, ध्यान दो और भैया ऐसी गलती मत करो। अभी आपके पास एक मौका और बचा है, वो कौन सा? 12th का। तो अगर आपको स्कोर करना है, यदि कुछ करके दिखाना है तो 12th में स्कोर अच्छा करके दिखाओ। तो बच्चों ध्यान रखना, जो मैथ से स्टूडेंट 12th करता है उसी का रिजल्ट पूछा जाता है अक्सर, उसी का वायरल होता है। और जो बच्चा मान लो ऑटो से किया हुआ हो, आर्ट से करी हो उसने 12th, तो उसका रिजल्ट कोई नहीं पूछता कि टॉप किया है कि क्या किया है। ध्यान रखना। तो ये अभी आपके हाथ में मौका है कि मैथ लो और उसके बाद आप 12th में कुछ करके दिखाओ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। बेटा ये कह रहा है कि एक वृत्त है आपके पास, एक वृत्त है आपके पास और एक बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा हैं, जो कि ये बाह्य बिंदु P मान लिया और ये A मान लिया, ये B मान लिया। तो इस केंद्र O मान लिया हमने। ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है वो दे रखा है आपको बाबूजी। कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो आपसे इसने क्या पूछा है मैं अभी आपको बताता हूं। आपसे इसने ये वाला कोण पूछा है POA। ये कोण आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, सभी को मैंने पहले बता दिया है। तो भैया ये इतना कितना हो गया? 40 हो गया, क्योंकि पूरा 80 का था ना, और ये क्या है? एक माध्यिका है, तो ये 40 में कर दिया। तो बताना 40 90 कितना हुआ? 40 90 कितना हुआ बच्चों? 40 90 हो गया आपका 130 और 180, क्योंकि हमें पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में तो 130 घटा दो तो कितना बच गया भैया? 50 अंश। 50 अंश बोले तो कौन सा सही हो जाएगा? 14 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 में का बी ऑप्शन, ध्यान रखो बेटा, 14 में का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये 15 है, तो भैया आप सभी को पता है कि ये किताब का सीधा सीधा क्वेश्चन छाप दिया है। वो कैसे? आपको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई ऐसा है नहीं है। अरे है बच्चों, देखो उसमें बस क्या किया गया है कि 2 की गुणा ऊपर कर दिया, 2 की गुणा नीचे कर दी है, यानी 2 की मल्टीप्लाइज करके दे दिया ऊपर। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। क्योंकि यदि मैं अगर 2 की मल्टीप्लाइज ऊपर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे करूंगा तो ये हो जाएगा 720। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, 15 में का बी। अब चलते हैं बच्चों 16वें प्रश्न पर। तो 16वां प्रश्न कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर पाइप है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अरे भैया एक पाइप है, पाइप बोले तो बेलनाकार होता है, सभी जानते हैं पाइप जो होता है वो बेलनाकार होता है। तो इसकी जो लंबाई बोलेंगे, इसकी हाइट को बोलेंगे, क्योंकि लंबाई ही हाइट होती है। तो हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका व्यास डी ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें तो त्रिज्या की जरूरत पड़ जाती है, जो कि आधी कर देंगे 2 सेंटीमीटर। और आयतन आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई, इसने ऑप्शन में पाई के पद में ही आंसर दिया है, ध्यान रखना। तो पाई को पाई रखो, आर का मान 2 लगा दो, तो 2 का वर्ग इंटू एच का मान कितना है? 20। तो बेटा ध्यान रखना कि 2 का वर्ग 4 हो गया, और 20 हमारे पास है ही है, और ये पाई। तो बताना 20 चौक 80, और 80 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 80 पाई, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में रखना था, सॉल्व भी नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी कि 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डी ऑप्शन, 16 में का डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी बच्चों के यहां तक सही गए हों। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16।
ये कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर, हाँ नहीं सॉरी ये तो हो गया। 17वें पर चलते हैं अब। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप सभी जानते हैं कि अर्धगोले में भैया 2 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो इस प्रकार का यह अर्धगोला होता है, तो ये तो होता है हमारा वक्र, और वक्र का होता है 2πr²। गलती कर आए होंगे, मुझे पता है आप। 2πr इसमें होता है वक्र का, और संपूर्ण की बात करूं इसमें संपूर्ण की, तो वो हो जाता है 3πr², क्योंकि एक वृत्त का और जुड़ जाता है इसमें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17वें का सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना सभी बच्चे। अब चलते हैं 18वें पर। तो बेटा 18वां सवाल में आपसे पूछा माध्यक का वर्ग अंतराल कौन सा होगा। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है आपको, इनकी बारंबारताओं को जोड़ना है। 8 और 2 10, 10 और 12 22, 22 18 40, 40 और 10 50, और 50 का हम क्या करते हैं? 50 का करते हैं आधा, जो कि कितना आ गया इसका 25। तो 25 से बड़ी संख्या देखते हैं। तो 25 से बड़ी संख्या आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में 25 से बड़ी आपका जो आएगी बारंबारता, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है, यानी 20 से 30 में। आप ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। यानी 18वें का बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ध्यान रखना। 18वें का बी ऑप्शन। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन। ओहो 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो एक बारंबारता सारणी का माध्यक दे रखा है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तो प्रश्न बच्चों मैंने सुबह ही डाला था कि आप फॉर्मूला याद करके जाओ। अगर फॉर्मूला नहीं पूछे आपसे डायरेक्ट, तो क्या करेगा कि 2 चीज दे देगा और एक चीज उसमें से पूछ लेगा। और जो कि फॉर्मूला क्या होता है कि 3 माध्य बराबर बहुलक और प्लस 2 माध्यक। ये फॉर्मूला होता है जिसमें 3 गुणा माध्य हमें कितना दे रखा है 35, और बहुलक हमसे पूछा जिसे मैं x मान लेता हूं, और 2 गुणा माध्य हमें दे रखा है 30। तो देखो 35 दिया कितने होते हैं 105, और ये 30 दूनी 60, 60 को 95 कर दो तो x बराबर, तो x बराबर कितना बचा 105 में से 60 गया तो 45 अंश। सॉरी 45 अंश नहीं, कौन नहीं है, 45 बचेगा केवल, मान है ये 105 में से 60 गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी ऑप्शन, यानी 19 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब चलते हैं 20वां प्रश्न। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, अगर जो घटना घट के ही रहे तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि वो निश्चित घटना कहलाती है। वैसी घटना जो कभी ना घट सके वो अनिश्चित घटना कहलाती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। तो पर इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, यानी 1। 20 में का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों यहां तक? अभी आप मुझे बताओ। सभी प्रश्नों का मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। कोई बच्चा घबराए नहीं, तुक्का में सही ना करे, ये ना सोचे कि ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। नहीं, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन से पूरा करके दिखा दिया है। आपको पता चल चुका होगा कि भैया वही प्रश्न आएगा जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों 20 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बहुविकल्पीय। इसके बाद भी जो बहुत ही सिंपल पेपर आया है, बहुत ही सिंपल। अगर आगे का इसका सॉल्यूशन अगर आप चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करो बॉक्स में, और मैं जल्दी ही तुरंत इसका सॉल्यूशन डालता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। और बच्चों इसको शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड है। अगर बच्चों आप अच्छा पेपर करके आए होंगे तो समझ लो हमारी जो मेहनत है वो कामयाब होगी। ठीक है बच्चों। Tell me pretty lies, look me in the